हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि आज हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो लेटेंट हीट, इवोपरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवोपरेशन एंड टू स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स कि 3 स्टेट तो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन उनके अलावा भी 2 स्टेट हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट देखते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? डिफिनीशन से समझ ली। हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी होती है विच हैज़ टू बी सप्लाई, जो सप्लाई की जाती है, किस लिए सप्लाई की जाती है? स्टेट के चेंज करने की, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का यहाँ वर्ड होता है हिडन। ये जो हीट एनर्जी होती है ये छुपी होती है। एक्चुअली होता क्या है, आपने मेल्टिंग प्रोसेस में ही देखा था ना कि मेल्टिंग प्रोसेस में सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम आइस का एग्जांपल लेते हैं तो आइस वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आइस, जितने भी आइस होते हैं वो सारे के सारे आइस मेल्ट हो करके वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता है, टेम्परेचर वहाँ पे रिमेंस रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ऐसे रहता है, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं करता। तो अगर आप ये सोचें कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई होने से तो टेम्परेचर तो वहाँ बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ता है नहीं। तो आखिर वो हीट जाता कहाँ पे है? आखिर जो हमने हीट सप्लाई किया आइस को मेल्ट करने के लिए, तो आखिर वो हीट कहाँ गया? वो हीट जो होता है, जो आपने हीट सप्लाई किया था, वो एनर्जी के फॉर्म में आइस में क्या रहता है? छुपा रहता है, ठीक है, आइस के फॉर्म में छुपा रहता है। और उस एनर्जी का काम क्या रहता है कि आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए वह एनर्जी वहाँ पे यूज होती है। तो ये कहा जाता है कि जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहाँ पे लगते हैं, ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आइस जो वाटर के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया, तो हमने जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया, जितना अमाउंट ऑफ हमने हीट दिया आइस को वाटर के फॉर्म में मेल्ट करने के लिए, वही उसी अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लेटेंट हीट कहते हैं। तो हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो तरह के होते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ होता है वहाँ पे, ठीक है। और ये हीट जो होती है ये सप्लाई की जाती है पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए ड्यूरिंग द स्टेट, मतलब कि जब हम स्टेट को चेंज करते हैं। अब ये 2 तरह से होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जब आपका सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होता है किस में? लिक्विड में। वेपराइजेशन में आपका जब है लिक्विड जब कन्वर्ट होता है किस में? गैस, या आप कह सकते हैं वेपर के फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसमें सॉलिड जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है या सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में जब चेंजेज होता है, तब तो वहाँ पे जो लेटेंट हीट होता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब देख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है क्वांटिटी ऑफ हीट, जितना मतलब आपने क्वांटिटी ऑफ हीट
जितनी क्वांटिटी में आपने हीट दिया है इन जूल में, क्योंकि ये हीट एनर्जी है तो यहाँ पे जूल ले लेंगे, जूल में रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम। मीन्स कि अगर आपके पास 1 kg सॉलिड है, ठीक है, और 1 kg सॉलिड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, लिक्विड में, तो आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ आपने हीट दिया है, जितने अमाउंट ऑफ हीट लगा है, ठीक है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और ये भी जान लीजिएगा लेटेंट हीट जो होते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते हैं, ना टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ना ये काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि जब पूरी तरह से आइस जो होते हैं जब वाटर के फॉर्म में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा माइनर मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो वो तब इंक्रीज कर जाता है कि जब पूरी तरह से आइस वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। अब देखिए आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मीन्स आइस अगर 1 kg आइस ले लीजिए, 1 kg आइस ले लीजिए और इसे वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको इतनी हीट आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब 1 kg आइस को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 10⁵ जूल पर किलोग्राम, मतलब इतना आपको लेटेंट हीट या इतनी क्वांटिटी में आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। अगर आप 1 kg आइस लेते हैं और उसे वाटर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपको 3.34 10⁵ जूल एनर्जी लगेगी, हीट एनर्जी लगेगी। ये फिक्स है ये अमाउंट आपका, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस का है वो इतना है, इतनी क्वांटिटी हीट की लगती है आइस को, 1 kg आइस को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलर इसी तरह है, यहाँ पे वेपराइजेशन जो है, यहाँ पे वाटर जो कन्वर्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि वेपर के फॉर्म में, ठीक है। The latent heat of vaporization of liquid is the quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of the liquid of vapor या gas without any change of temperature। बिना टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस किए बिना, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस किए बिना जब हम 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो जितना हमें हीट एनर्जी रिक्वायर करना पड़ता है, जितना हमारा अमाउंट, जितनी हमारी हीट एनर्जी हमारी लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल में देखें तो वाटर जो है, अगर आप वाटर ले लेते हैं, 1 kg वाटर ले लें और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग जाएगी, इतना लग जाएगा 22.5 10⁵ जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी 1 kg वाटर को गैस या वेपर के फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का मतलब ये हो गया, अब समझ गया कि लेटेंट हीट जो है वो हीट एनर्जी है जो स्टेट के चेंज पे सप्लाई होता है। मीन्स कि जब हम स्टेट में चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे लेटेंट हीट जो होती है वो सप्लाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये तो अभी आप टेम्परेचर देख रहे थे ना कि स्टेट के 2 तरह से इफेक्ट होते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर दें या प्रेशर को चेंज कर दें, तो अभी टेम्परेचर का अपने पार्ट देखा, अब प्रेशर की हम बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, गैसेस कैन लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। देखिए गैसेस को लिक्विफाइड कर दिया जाता है अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द क्या टेम्परेचर। एक्चुअली मान लीजिए सपोज ये कोई वेसल्स है और इसमें गैस वो फिल किया गया है, यहाँ से
हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पे हम इसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। मान लीजिए ये पिस्टन है, पिस्टन को हम दबाते चले जाएंगे नीचे की तरफ और इसमें गैस फिल है। पिस्टन को हम दबाते चले जाएंगे, कंप्रेस करते हुए चले जाते हैं हाई प्रेशर पे। तो आप जब इसे कंप्रेस करेंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते चले जाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। और हीट एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है, लो करना पड़ता है। तो हम इसे कंप्रेस करते चले जाएंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोज होते चले जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से गैसेस को लिक्विफाइड किया जा सकता है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर ध्यान रहे लो होना चाहिए। लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हम गैसेस को लिक्विफाइड कर देते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू CO2 गैस इज चेंज ऑफ स्टेट विच इज काज्ड बाय द डिक्रीज इन द प्रेशर। अब देखिए जो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अगर वहाँ का प्रेशर अगर थोड़ा बहुत अगर डिक्रीज होने लगा तो वैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो देखिए जब CO2 गैस को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे करते, लेकिन जब इसे सॉलिड से CO2 गैस पे कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हम सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इवोपरेशन की। देखिए द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वह प्रक्रिया कि जो लिक्विड होते हैं वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। मीन्स कि जो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है उस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसे हम इवोपरेशन कहते हैं। आप अगर एक बाउल में वाटर ले लीजिए और रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, आप देखेंगे कि मान लीजिए ये वेसल्स है, अब वेसल्स या कह सकते हैं कि बाउल है, ठीक है। और इस बाउल में आप पानी रख दीजिए, मार्क कर दीजिए यहाँ पे। आप रूम टेम्परेचर पे देखिए तो देखेंगे कि जो पानी का यहाँ पे लेवल था, ठीक है, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। मार्क कर देंगे लेवल पे जहाँ तक आपने पानी को फिल किया है, रखा हुआ है, तो आप देखेंगे जो लेवल है पानी का वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, डाउन होते चला जाएगा। कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो ऐसा है कि वहाँ पे जो वाटर थे वो क्या हो गए, इवोपरेट हो गए, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पे क्या होने लगते हैं, इवोपरेट होने लगते हैं। तो इवोपरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब लिक्विड जो होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को इवोपरेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, तो देखिए अगर इवोपरेशन पे किस तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, किसी लिक्विड के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो जो इवोपरेशन की रेट होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो कहा जाता है कि द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन इंक्रीज बाय हीटिंग इट। मतलब अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो इवोपरेशन वहाँ पे क्या हो जाता है, और तेज़ी से होता है। सरफेस एरिया के भी ज़्यादा होने से इवोपरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और एक बाउल ले लीजिए, दोनों में आप सेम क्वांटिटी का लिक्विड आप फिल कर दीजिए। आप देखेंगे
कि जो बाउल में रखा हुआ वाटर है वो जल्दी ऑपरेट हो गया इन कंपेयर टू किसके, टेस्ट ट्यूब के। मीन्स इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा। आप देखते हैं रोड पे जब बारिश होता है रोड आपका गीला हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, और जो बारिश की पानी होती है वो फैल जाती हैं, ठीक है, उतनी लार्ज एरिया में फैल जाती हैं, तो वहाँ पे वो जल्दी ऑपरेट हो जाती हैं। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से ऑपरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज़्यादा है, हाई है, तो ऑपरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर एयर में ह्यूमिडिटी क्या है आपकी, ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जो ड्राई एयर होते हैं, ड्राई एयर में अगर आपके वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर आपके ड्राई एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब हमारे एयर, जब एयर आपके वाटर वेपर को कंटेन करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो देखिए ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है तो इवेपोरेशन घट जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी आपकी लो है तो इवेपोरेशन आपका बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं विंड स्पीड की, तो अगर हवा अगर इस ज़्यादा है, तेज़ी से है, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। जैसे कि कपड़ा कभी आप सुखाते हैं तो कपड़ा देखेंगे जब हवा तेज़ चलती है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपड़े में आपके जो वाटर पार्टिकल होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। हवा के तेज़ चलने से ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये आपका इसी का एक एग्जाम्पल है विंड स्पीड का। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो वाटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जल्दी वहाँ से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं कि टू स्टेट, मैटर के दो स्टेट के अलावा भी दो स्टेट हैं, प्लाज्मा, बोस एंड स्ट्रिंग। प्लाज्मा क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। एक्चुअली प्लाज्मा होते कहाँ हैं, तो ये सन स्टार्स में होते हैं। जैसे स्टार्स में होता क्या है, स्टार्स जो होते हैं, तारे, स्टार्स जो होते हैं, इनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई होने के कारण जो एटम्स होते हैं, एटम, इनको ब्रेक कर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण एटम जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो इनसे एटम से बाहर निकल जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, रेस्ट एटम में। रेस्ट एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं आयंस में कन्वर्ट हो जाते। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टार, तारों के अंदर टेम्परेचर के हाई होने के कारण जो एटम का ब्रेक हो जाते हैं और इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते हैं या रेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आयंस के फॉर्म में, या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, आयंस होंगे। तो कहने का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जो स्टार वगैरह ग्लो करते हैं, ग्लो चमकते हैं, वो किसकी वजह से चमकते हैं, प्लाज्मा के ही प्रेजेंस के कारण क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई ना कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। अब देखिए प्लाज्मा को हम अर्थ पे भी मतलब वो कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से बना सकते हैं, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर पे टेकिन इन ग्लास ट्यूब। कोई ग्लास ट्यूब ले लें, वहाँ प्रेशर लो कर दें और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कराते हैं, तो उस तरह से हम प्लाज्मा को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए दो तरह के ट्यूब्स होते हैं, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं और नियॉन साइन बल्ब्स, नियॉन साइन बल्ब्स जो होते हैं वो प्लाज्मा क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं वो हीलियम गैस को कंटेन करते हैं, और नियॉन साइन जो बल्ब होते हैं, नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं वो कंटेन करते हैं नियॉन गैस को। फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसमें आपका हीलियम गैस होता है और इसमें होता है आपका नियॉन गैस, ठीक है।
तो नियॉन साइन बल्ब्स फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो गैसेस फिल की जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है। इन गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा के लो प्रेशर पे क्या किया जाता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन किया जाता है। अब जो आपका फिफ्थ था वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इससे एक्चुअली इंडियन जो साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस थे, इन्होंने ही इस फिफ्थ मैटर के फिफ्थ स्टेट पे इन्होंने कैलकुलेशन किया था और उसी कैलकुलेशन के बेस पे आइंस्टीन ने नए स्टेट मैटर के नए स्टेट का उन्होंने एग्जिट होने की बात कही थी कि हाँ फिफ्थ स्टेट भी है मैटर का। तो इसीलिए एक्चुअली शुरुआत तो इन्होंने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने ही उसे पूरा किया किसने, आइंस्टीन ने। इसीलिए इस जो फिफ्थ स्टेट था इसका नाम दोनों लोगों पे पड़ गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से आपके चैप्टर जो हो गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।